जय हिंद। वेलकम टू ऑल। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स मेरी क्लास में पहली बार आया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? यानी हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें कौन सा यूनिट है जो नहीं है, ये हमसे पूछा क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। ई बराबर एफ अपॉन क्यू। अगर इससे यूनिट निकालेंगे तो आएगा न्यूटन प्रति कूलाम। यानी ऑप्शन नंबर ए तो हो गया मेरा, मात्रा का आ गया ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें दूसरे फॉर्मूले का तो वो होता है ई बराबर वी बटे डी, यानी वी अपॉन डी। इस फॉर्मूले से अगर यूनिट निकालेंगे तो इससे आएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी भी मेरा हुआ राइट आंसर। अगर ये जो फॉर्मूला ये वाला, अगर इसको हम करते हैं W बराबर एफ एस, W बराबर क्या होता है F इंटू एस। अगर हम F बराबर निकालेंगे तो आएगा W अपॉन एस इंटू क्यू। तो Q दिया ही है। अगर इससे निकालेंगे तो W हो गया जूल, कार का मात्रक, जूल अपॉन Q। पहले हम Q का लिख रहे हैं, Q चार्ज का यूनिट कूलाम, यानी C इंटू एस है लेंथ, एस है यहाँ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का होता है मीटर। तो क्या आया जूल अपॉन कूलाम इंटू मीटर, यानी ये ऑप्शन मेरा आ गया डी नंबर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हुआ मेरा राइट आंसर, क्योंकि हमसे पूछा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जूल प्रति कूलाम नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे पूछा है दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावर्तांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों माध्यमों में आवेशों के बीच लगने वाले बलों में अनुपात पूछा है। लगने वाले बलों में अनुपात, इसका फॉर्मूला होता है F बराबर होता के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन अगर कभी परावर्तांक माध्यम के बारे में क्वेश्चन में दे तो उसका हम डिवाइड कर देते हैं। उसका हम क्या करते हैं, डिवाइड। चलो इस फॉर्मूले का थोड़ा और करते हैं हम ऑपरेशन। के बराबर होता है 1/4 पाई अपसाइलेंट नॉट इंटू, अब हम इसके परावर्तांक माध्यम का लगा देंगे भाग, यानी ये तो हो गया मेरा इतना। अब आया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इसका मैं क्या करूँगा, डिवाइड, यानी के का मैंने कर दिया डिवाइड, यहाँ लिख दिया के, कोई प्रॉब्लम, ये के। तो हमें इसमें रिलेशन निकालना है। दो बिंदु आवेश, कोई प्रॉब्लम, परस्पर दूरी आर कांस्टेंट, Q1 Q2 कांस्टेंट। तो मेरा रिलेशन क्या आया, रिलेशन आया F डायरेक्ट, F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन के, F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन के। इसको हम करते हैं थोड़ा सॉल्व, यानी जो मेरा F आया, यानी इसको हम कर दें अगर F डैश, कोई प्रॉब्लम, F डैश बराबर F अपॉन के। ये आ गया मेरा फॉर्मूला। ये क्या आ गया मेरा फॉर्मूला, यानी रिलेशन। तो अब हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा है पहले पूछा है वायु में, फिर के परावर्तांक वाले माध्यम में, इसको हम थोड़ा करते हैं साइड में। आइए अब समझते हैं हम।
रिलेशन क्या आया था मेरा, रिलेशन जो आया था वो आया था एफ एम, एम होता मीडियम यानी माध्यम में बल बराबर एफ अपॉन के, ये आया गया था मेरा रिलेशन, ये मैंने निकाल के बताया था। अब हमसे पूछा पहले वायु में, एयर में, फिर माध्यम में, इसका अनुपात पूछा है। तो अगर माध्यम का इधर भाग लगा दें और ये के इधर कर दें, कोई प्रॉब्लम होगी आपको? यानी हमने कर दिया एफ अपॉन एफ एम बराबर क्या आया के। जब के है तो अनुपात में क्या मानेंगे 1, तो इसका निकालेंगे तो आएगा के अनुपात 1, के अनुपात 1, ये आया मेरा राइट आंसर, के अनुपात 1। आइए देखते हैं के अनुपात 1 कौन से ऑप्शन में है। के अनुपात 1 जो दिया है मेरा ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी मेरा हुआ राइट आंसर, के अनुपात 1। आइए अब इसके समझते हैं सारे कॉन्सेप्ट, यानी जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो सारे कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलो ले चलते हैं आपको एक नई दुनिया में। न्यू स्लाइड मैंने लिया तो इसमें देखते हैं। अब अगर रिलेशन पूछेगा एफ एम का तो मैंने बता दिया एफ एम बराबर एफ अपॉन के, यानी परावर्तांक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रिलेशन क्लियर हुआ, ये हो गया मेरा फर्स्ट रिलेशन। अब देखते हैं हम सेकंड रिलेशन। सेकंड रिलेशन अगर हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई एम बराबर माध्यम में विद्युत क्षेत्र बराबर निर्वात में विद्युत क्षेत्र बोल दो या फिर वायु में विद्युत क्षेत्र बोल दो, कोई प्रॉब्लम, अपॉन के, इसमें भी के का भाग लगता है। ध्यान देना, यानी मैं जितने भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं सारे कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज करवाऊंगा इसी क्वेश्चन में। अगर बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वो भी परावर्तांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर हुआ? आप समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर बात कर दें हम विभव की, अगर हम बात कर दें इसी में विभव के लिए थर्ड पॉइंट, अगर हम पूछ दें विभव माध्यम में विभव वी एम बराबर वी बटे के, वी अपॉन के, ये इसमें भी यानी जो विभव होता है वो भी परावर्तांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, ये तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अगर बात करें धारिता की, कैपेसिटर के लिए, तो अगर धारिता की बात करें तो सी डैश बराबर सी डैश कर दें या फिर सी एम कर दें, कोई प्रॉब्लम, हमने कर दिया सी एम। जो कैपेसिटर में जो धारिता होती है वो परावर्तांक के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होती है, यानी होता सी के, ये होता धारिता के लिए। बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो धारिता होती है वो परावर्तांक के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होती है, यानी केवल धारिता ही है जो परावर्तांक के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होती है, यानी समानुपाती होता है। बाद बाकी जितने भी बल पूछ दे या विद्युत क्षेत्र पूछ दे या फिर विभव पूछ दे, सभी तीनों चीज़ें परावर्तांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। इससे ये चार कॉन्सेप्ट बनते हैं जो मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो क्लास को थोड़ा रिवर्स करके देख लीजिएगा, पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा विद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। हमसे बल आघूर्ण का फॉर्मूला पूछा है। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता टॉ बराबर होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये तो होता मेरा फॉर्मूला। क्लियर हुआ? यानी ऑप्शन नंबर जो मेरा आया वो आया ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लेकिन अगर ये हम क्रॉस हटाएं, अगर हम इस क्रॉस को रिमूव कर दें, हटा दें, तो जो मेरा फॉर्मूला आएगा वो आएगा टी बराबर पी ई साइन थीटा, टॉ बराबर पी ई साइन थीटा, यानी ये आएगा मेरा फॉर्मूला। यदि हम साइन के पदों में लिखना चाहें तो साइन के पदों में ये आएगा,
अगर साइन हटाएं तो क्रॉस आता है, इसीलिए ये फॉर्मूला मेरा हुआ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर हम आपको एक न्यू स्लाइड लेते हैं, उसी में समझाते हैं डॉट प्रोडक्ट। आइए नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें डॉट प्रोडक्ट की, जैसे W बराबर होता एफ एस कॉज थीटा, एफ एस कॉज थीटा, ये होता है वर्क का फॉर्मूला। अगर हम इससे कॉज हटा दें, अगर हम कॉज को हटा दें तो इसमें जो आएगा वो आएगा एफ वेक्टर डॉट, यानी ये आएगा डॉट प्रोडक्ट एस वेक्टर। तो ये जो मेरा फॉर्मूला आया ये आया डॉट प्रोडक्ट के रूप में। यानी यदि हम डॉट हटाएंगे, ये मेरा डॉट, यदि हम डॉट को हटाएंगे, यदि मैंने इसको कर दिया रिमूव तो मेरा आएगा कॉज, यदि हम कॉज हटाएंगे तो मेरा लगेगा डॉट, तो मेरा क्या लगेगा, तो हम डॉट लगा देंगे। क्लियर हुआ ये भी क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है। हमसे जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है उसकी हमसे डायरेक्शन पूछी है। क्या पूछी है? डायरेक्शन, दिशा पूछी है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो होती है माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, यानी ऋण से धन की ओर, ऋण से धन की ओर। तो ऑप्शन नंबर मेरा आया डी नंबर। ऑप्शन नंबर जो डी है वो होगा मेरा राइट आंसर। अगर इसी प्रकार से अगर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें पूछेगा, यहाँ पूछा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, उसमें पूछेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। क्या पूछेगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पूछेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है, यानी ई की जो दिशा होती है वो होती है प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, यानी ठीक अपोजिट होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा वो होती है हमेशा प्लस से माइनस की ओर। अगर इससे एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन क्या बनेगा? वो क्वेश्चन बनेगा, देखते हैं हम। क्वेश्चन पूछ देगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कितना कोण होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण पूछ दे तो कोण बनेगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। लेकिन 180 डिग्री क्यों बनेगा, आइए समझाते हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में होगी तो उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। क्लियर हुआ? यानी इसके बीच अगर बात करें एंगल की तो कितना आएगा? 180 डिग्री आया, यानी ऑप्शन जो आएगा 180 डिग्री। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बताए क्लियर हुआ। एक तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताई, दूसरा क्वेश्चन में जो पूछा गया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, और तीसरा मैंने बताया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच एंगल 180 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या पूछा है। 5 कूलम आवेश के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमसे पूछा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P बराबर होता Q इंटू 2L। यहाँ जो 2L है ये टोटल दूरी है, कुल दूरी है। इसको करते हैं सॉल्व। अगर Q का मान दिया है 5 कूलम इंटू लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में तो आएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आंसर मिल गया। 2 × 5 = 25 गुणा 10 की घात माइनस का
2। क्या है बल लागू, क्या आएगा कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर आएगा मेरा आंसर, कूलाम इंटू मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं कूलाम इंटू मीटर है। तो ऑप्शन नंबर आया मेरा ए, ऑप्शन नंबर ए हुआ राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये होता है फॉर्मूला P बराबर क्यूब इंटू 2L। आप लोगों को डाउट होगा तो इसमें डाउट होगा क्योंकि मैंने 2L रखा है, L तो दिया, आप सोच रहे हो 5 सेंटीमीटर, 2 का गुणा करेंगे 10 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये जो फॉर्मूला होता 2L ये टोटल दूरी होती है, 2L ये टोटल दूरी होती है, इसीलिए मैंने 2L की जगह 5 रखा, 5 सेंटीमीटर था उसको मैंने बदल दिया मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं एल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है, घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। क्वेश्चन में पूछा वैद्युत फ्लक्स वो भी एक तल से, क्या पूछा क्वेश्चन में, एक तल से यानी एक फलक के लिए, एक फलक के लिए अगर 5 पूछ दे, फलक के लिए फलक के लिए तो वो होता क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन अगर फलक पूछेगा तो फलक होते हैं 6, कितने होते हैं 6 फलक होते हैं, तो हम कर देंगे 6 का डिवाइड, कुछ नहीं हम 6 का डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा मेरा फॉर्मूला, यानी ऑप्शन नंबर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगर पूछ देता कुल फ्लक्स टोटल फ्लक्स, यहीं अगर टोटल फ्लक्स पूछ दे 5T बराबर तो होता क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता मेरा टोटल फ्लक्स कुल फ्लक्स। अगर पूछ दे क्वेश्चन पूछ दे अगर शीर्ष के लिए तो होता क्यू शीर्ष के लिए, किसके लिए, शीर्ष के लिए, तो आएगा क्यू अपॉन शीर्ष होते हैं 8, कितने होते हैं 8, तो हम 8 का कर देंगे डिवाइड, 8 से कर देंगे डिवाइड। इतना क्लियर हुए, तीनों फॉर्मूले यहाँ से क्लियर हुए। टोटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक फलक के लिए 6 का 1/6 का कर देंगे डिवाइड हम। अगर बात करें शीर्ष के लिए, शीर्ष होते हैं 8 तो हम 8 का कर देंगे डिवाइड, 8 से भाग लगा देंगे, कोई दिक्कत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमसे पूछा 7 नंबर, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावर्तनांक के हो सकता है, यानी के का मान पूछा हमसे, के का मान वो भी विद्युत रोधी माध्यम हो तब। आइए इसका करते हैं हम ऑपरेशन। अगर बात करें के का मान निर्वात के लिए, किसके लिए, निर्वात अवलेख वायु के लिए, तो इसके लिए जो के का मान होता है वो होता के बराबर 1, के बराबर 1। अगर पूछ दे मेटल के लिए, मेटल यानी धातु के लिए, धातु के लिए जब भी पूछेगा तो के का मान होता धातु के लिए वो होता इनफिनाइट, क्या होता है इनफिनाइट, अनंत होता है। अगर कभी पूछ दे वैद्युत रोधी माध्यम के लिए, क्या पूछ दे, जो क्वेश्चन में पूछा वैद्युत रोधी माध्यम के लिए, तो वो होता हमेशा के का मान 1 से बड़ा, यानी जो के होता है वो 1 से बड़ा होता है। तो आइए हमसे पूछा वैद्युत रोधी माध्यम के लिए, तो वैद्युत रोधी माध्यम के लिए होता है 1 से बड़ा। ऑप्शन में ढूंढते हैं 1 से बड़ा कौन सा ऑप्शन है, -3 1 से छोटा है, 0 1 से छोटा है, 0.7 1 से छोटा। अगर बात करें 6 की तो 6 1 से बड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हुआ मेरा राइट आंसर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगर कभी धातु के लिए पूछ दे क्वेश्चन में कभी भी तो उसके लिए होता इनफिनाइट, और निर्वात व वायु के लिए पूछेगा तो होता 1। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो वो बनेगा धातु के लिए, धातु का नाम दे सकता है, जैसे कॉपर दे सकता है, यानी कोई भी धातु का नाम दे सकता है, कॉपर ज़्यादातर क्वेश्चन में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। एक आवेशित गोली चालक में वैद्युत क्षेत्र। क्वेश्चन में पूछा एक आवेशित गोली चालक में वैद्युत क्षेत्र होता है। पहले हम एक बनाते हैं स्पेयर। क्या बनाते हैं? हम लेते हैं एक स्पेयर। ये मैंने बना दिया एक स्पेयर। क्यों नहीं बन रहा भाई? सॉरी, कलर चेंज करते हैं। कलर मैंने कर लिया ब्लैक। आइए अब बनाते हैं। ये मैंने एक बनाया स्पेयर। कोई प्रॉब्लम हुआ? ये स्पेयर थोड़ा मोटा है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगर स्पेयर के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र ई होता है वो तो होता है शून्य। वैद्युत क्षेत्र ई शून्य होता है। अगर बात करें विभव की, पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल V यहाँ होता है कांस्टेंट। कितना होता है? कांस्टेंट होता है, यानी ये लिखा है कांस्टेंट। वो भी कितना? सरफेस के इक्वल, यानी जितना विभव सरफेस पर होगा, सरफेस पर होगा, सतह पर होगा, उतना ही विभव गोले के अंदर होगा, यानी उतना ही विभव V इनसाइड गोले के अंदर होगा। ये पॉइंट क्लियर कर लेना। अब समझते हैं ऑप्शन को। गोले के भीतर वैद्युत, गोले के भीतर शून्य होता है। क्या शून्य होता है? गोले के बाहर भी शून्य होता है। वैद्युत क्षेत्र पूछा है तो वैद्युत क्षेत्र गोले के भीतर तो होता है शून्य और गोले के बाहर। आइए गोले के बाहर भी देखते हैं। एक होता है फॉर्मूला ई बराबर होता है के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब। एक ये फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा, अक्ष और निरक्ष वाला। अक्ष और निरक्ष वाला। अगर इससे बात करें तो जो ई है वो दूरी के पावर थर्ड के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दूरी बढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। दूरी बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है। तो चलिए, गोले के भीतर शून्य होगा, बिल्कुल सही। गोले के बाहर भी शून्य होता है। गोले के भीतर शून्य होता है, गोले के बाहर दूरी बढ़ने पर कम होता है। ये मिल गया मेरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से देखते हैं। गोले के भीतर शून्य होता है, यानी जो विभव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो गोले के अंदर शून्य होती है। क्लियर, हमने अभी बताया। तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होती है। दूरी बढ़ने वाला कॉन्सेप्ट मैंने इधर ये बताया है। इधर ये दूरी बढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आ गया मेरा राइट। अब नेक्स्ट अगर ऑप्शन देखें, भीतर शून्य, गोले के दूरी के वर्ग के साथ कम होगी, दूरी के वर्ग के साथ कम होगी, दूरी के वर्ग के साथ कम होगी। अरे यार, ये भी ऑप्शन को एक बार देखना पड़ेगा। नेक्स्ट को ऑप्शन देखते हैं। गोले के भीतर अधिकतम होता है तथा गोले के बाहर शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर अगर इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर मेरा सी होना चाहिए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि एक और फॉर्मूला थी, ये तो होगा अक्ष के लिए। अगर नॉर्मल बात करें, अगर नॉर्मल बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ई बराबर होता के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है। ये होता है गोले के अंदर बाहर के लिए फॉर्मूला, यही काम में आता है। अगर गोले के सतह पर पहुँचते, गोले के अंदर पहुँचते खाली अंतर होता तो यहाँ होता कैपिटल आर और स्मॉल आर का अंतर होता है। आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन देखा जाए तो यानी दूरी अगर बढ़ेगी, यानी दूरी अगर आप बढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। दूरी बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र कम होगा, यानी दूरी का क्या हुआ? वर्ग हुआ। तो आइए आप देखते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। दूरी के वर्ग के साथ कम होता है, वही आंसर आ गया। यानी ये वाला फॉर्मूला मेरा हो गया गलत।
इसको हम कर दे रहे कट। तो मेरा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। बी नंबर हो गया मेरा गलत। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कलर चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा निम्न में से कौन सा वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। ये जो ऑप्शन दिए इसमें पूछा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक कौन सा नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट। ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा नहीं है। विभव वोल्ट क्लियर होता है। जूल प्रति कूलम एक फॉर्मूला होता है V बराबर क्या होता है W/Q। इससे निकालेंगे तो क्या आएगा जूल प्रति कूलम, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरा राइट आंसर। लेकिन आगे चलते हैं। न्यूटन प्रति कूलम आंसर मेरा मिल गया, न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम याद कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, तब मैंने इसको डिस्कस किया था। आइए फिर से बताते हैं। E बराबर होता है F/Q। इससे अगर यूनिट निकाल दें तो आएगा न्यूटन प्रति कूलम, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है। यानी ये यूनिट मेरा वैद्युत विभव का नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत ऑप्शन है, यानी हमसे क्या पूछा था मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। मेरा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें ऑप्शन नंबर डी की। ऑप्शन नंबर डी, तो इसको समझते हैं। V बराबर मैंने बताया अभी W/Q, ये वाला फॉर्मूला। इससे अगर हम W बराबर Fs, कार का फॉर्मूला क्या होता है W बराबर Fs। F की जगह मैं कर दूँ न्यूटन और S की जगह कर दिया मैंने मीटर अपॉन Q हो गया कूलम आवेश। ये आ गया मेरा यूनिट। समझ में आया? क्लियर हुआ यहाँ तक? यानी ऑप्शन नंबर डी भी हो गया मेरा राइट। इसीलिए वोल्ट भी है यूनिट, जूल प्रति कूलम भी यूनिट है, और न्यूटन मीटर प्रति कूलम भी यूनिट है वैद्युत विभव का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो न्यूटन प्रति कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये मेरा आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी स्टार लगाओ वो कम है, जितने भी स्टार लगाओ वो कम है। इसमें वैद्युत क्षेत्र को लेकर बात की गई है। यदि आवेश जो चार्ज है वो रेस्ट में, यानी V बराबर 0, यानी रेस्ट का मतलब V बराबर 0। जब वेग 0 होगा यानी स्थिर होगा तो वो खाली वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट करेगा। अगर आवेश एक समान वेग से चले, कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, तो वो वही आवेश उत्पन्न करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। क्या? दोनों उत्पन्न करेगा। क्लियर हुआ? अब समझते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में अगर आवेश डज नॉट कांस्टेंट, यानी असमान वेग से चले, तब कभी 5 किलोमीटर की स्पीड से, 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, कभी 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, यानी एक समान वेलोसिटी ना हो, तब जो उत्पन्न करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B प्लस एनर्जी वो भी EMW, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती है। डज नॉट कांस्टेंट, यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, प्लस एनर्जी यानी ऊर्जा वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर वेग 0 होगा तो खाली वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर वेलोसिटी वेग कांस्टेंट होगा तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे।
और यदि आवेश डज नॉट कांस्टेंट वेग से चल रहा है, यानी असमान वेग से चल रहा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र प्लस में ऊर्जा और निकलती है, यानी इसमें ऊर्जा प्लस हो जाती है, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। क्वेश्चन यहाँ से ये 2 पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं 2 पॉइंटों से बनेगा। इसमें वेग दे देगा, कहेगा यदि कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो क्या उत्पन्न करेगा। ऑप्शन में देगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक में देगा चुंबकीय क्षेत्र, एक सी नंबर कर देगा बोथ, डी नंबर कर देगा नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर टिक करेंगे, वो करेंगे ये बोथ। क्लियर हुआ। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी सवाल में डाउट हो, किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर पूछो। जहाँ भी प्रॉब्लम हो, XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे कमेंट में ज़रूर आप पूछ सकते हैं। कमेंट खुला रहेगा आपके लिए। तो आज अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो हम क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।